Hi friends, Namaste. I am CA Anushka Jain. Welcome back to my channel. सेंट्रल कोड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC 10 जून 2020 को सर्कुलर नंबर 140/10/2020 लेकर आई, जिससे डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन से जुड़े जितने भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए हैं। ये कंफ्यूजन अराइज हुए थे ड्यू टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस बाय डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स एंड एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज, बट दिस सर्कुलर इट इज ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस के साथ लिंक होने के कारण बिजनेसेस एज वेल एज प्रोफेशनल्स को इसको अप्लाई करने में बहुत आसानी होगी। सर्कुलर को समझने से पहले हम डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन से जुड़े जितने GST प्रोविजंस हैं उनको समझ लेते हैं ताकि सर्कुलर को समझने में हमें आसानी हो। Schedule 3 to the CGST Act lists activities or transactions which are treated neither as supply of goods nor as supply of services। सरल भाषा में इसे नेगेटिव लिस्ट भी कहा जा सकता है। इस शेड्यूल की पहली एंट्री है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स एम्प्लॉय की सर्विसेज पर GST नहीं लगता, तो जो सैलरी और परक्विजिट्स एम्प्लॉय को दी जाती है उस पर GST चार्ज नहीं किया जाता है। सिमिलरली अगर होल टाइम डायरेक्टर है और उसे हम डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो उस पर भी GST नहीं लगेगा बिकॉज ही इज नॉर्मली एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यहाँ नोट करिए जो सर्विसेज है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत होनी चाहिए। अगर उसके बाहर जाकर कोई सर्विसेज अलग से दी जा रही हैं तो उस पर नॉर्मल तरीके से GST लगेगा। लेट्स से अगर कोई एम्प्लॉय अपनी कार कंपनी को लीज पर दे रहा है तो उस पर नॉर्मल तरीके से GST लगता है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं एम्प्लॉय की सर्विसेज पर GST नहीं लगेगा अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी जा रही है। तो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन से जुड़ी एक RCM नोटिफिकेशन भी है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 dated 20th June 2017. Entry number 6 of this notification reads, where services are supplied by a director of a company or a body corporate to the said company or body corporate, then GST will be paid under reverse charge mechanism by such company or body corporate if it is located in the taxable territory. It means डायरेक्टर्स की सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज में कंपनी GST पे करती है। यहाँ मैं कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच भी जो डिफरेंस होता है वो हाईलाइट करना चाहूँगी बिकॉज मैंने देखा है बहुत से लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। कंपनी रेफर्स टू ऑल द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, whereas body corporates includes all companies including companies incorporated outside India. Examples of companies are Reliance Industries Limited, Infosys Limited, Tata Steel Limited. Examples of body corporates are Microsoft Corporation, Facebook Inc. तो इनसे हम समझ सकते हैं कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। RCM नोटिफिकेशन से हमें ये समझ में आता है कि अगर कंपनी और डायरेक्टर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ना हो तो एज इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो कंपनी विल हैव टू डिस्चार्ज द GST ऑन द रेम्यूनरेशन और सिटिंग फीस पेड टू सच डायरेक्टर्स अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। अगर कंपनी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और डायरेक्टर उन्हें सर्विसेज दे रहा है तो इट विल बी अ केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज and hence it will be a zero rated supply. Let us summarize what we have discussed per chart. अगर होल टाइम डायरेक्टर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहा है तो इट विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो हमें देखना होगा कि कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट टैक्सेबल टेरिटरी में है या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो RCM विल अप्लाई एंड GST विल बी पेड बाय द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो डायरेक्टर को GST की पेमेंट करनी होगी, बट सिंस इट विल बी अ केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इट विल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। आप सोच रहे होंगे कि अगर लॉ इतना वेल ड्राफ्टेड है तो सर्कुलर लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। कंफ्यूजन तब अराइज होने लगे जब फरवरी 2020 में राजस्थान की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने क्लेक्राफ्ट इंडिया के केस में कहा कि रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स वेदर दे आर होल टाइम डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उस पर GST लगेगा एंड द कंपनीज विल हैव टू डिस्चार्ज द GST अंडर RCM। इस रूलिंग को बेसिस बनाकर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ने बिजनेसेस को नोटिस इशू करना स्टार्ट कर दिया और कंपनीज बहुत ही परेशान होने लगी। इन्हीं डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए CBIC 12 जून को ये सर्कुलर लेकर आया। आइए अब हम सर्कुलर को डिस्कस करते हैं।
Circular also recognizes that there are two categories of directors. First, independent directors defined in terms of Section 149 subsection 6 of Companies Act 2013, that is directors who are not employees of the company. Second, whole-time directors including managing directors who are employees of the company. Here, the circular makes a note of the definition of whole-time directors given in Section 2 subsection 94 of the Act. It states that it is an inclusive definition and therefore a person who is not an employee of the company can also be a whole-time director. With this information in hand, the circular makes it clear that independent directors or such directors who are not employees of the company, the remuneration paid to them will be subject to GST under reverse charge mechanism and the company will be liable to pay it. सर्कुलर आगे उन डायरेक्टर्स की सर्विसेज को डिस्कस करता है जो कंपनी में एम्प्लॉइज हैं। वो कहता है इट इज पॉसिबल दैट दीज डायरेक्टर्स who are providing services to the company in the course of their employment are also providing services which are in their professional capacity. For example, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है तो वो अपनी रेगुलर सर्विसेज के अलावा TDS रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज देता है जिसके लिए वो सेपरेटली फीस चार्ज करता है। Clearly, the remuneration paid to the chartered accountant in the course of his employment shall be subjected to TDS under Section 192, and the fees paid to him for filing the TDS returns shall be subjected to TDS under Section 194J. सर्कुलर भी इनकम टैक्स एक्ट के इन्हीं प्रोविजंस के साथ लिंक क्रिएट करता है और मैटर को बहुत आसान बना देता है। It says that where directors' remuneration are treated as salaries in the books of accounts and subjected to TDS under Section 192, then it shall not be taxable, being consideration for services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment in terms of Schedule 3. Further, it is clarified that if a part of a director's remuneration is recognized as fees for professional or technical services and subjected to TDS under Section 194J, then it shall not be outside the scope of supply and therefore taxable. RCM नोटिफिकेशन के चलते कंपनी इस फीस पर GST पे करेगी। तुम देखें तो सर्कुलर का सारांश कुछ इस तरह है। अगर होल टाइम डायरेक्टर को एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए रेम्यूनरेशन दी जा रही है और उसे बुक्स में सैलरी दिखाया गया है तो उस पर GST नहीं लगेगा, और अगर उसे कुछ फीस दी जा रही है फॉर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए और उसे इसी तरह बुक्स में भी दिखाया गया है तो उस पर कंपनी GST पे करेगी अंडर RCM। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या कोई ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय ना हो उस पर कंपनी ही RCM के तहत GST भरेगी। दैट्स ऑल। मैंने डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन से जुड़े पूरे डिस्कशन को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपके सामने रख दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। मैं इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके पास लाती रहूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।